یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 6 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम. अमेरिका ईरान मुज़ाकरात ओमान में जारी. व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप मुज़ाकरात और इसके नताइज का इंतजार कर रहे हैं. Diplomacy moving forward. The president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की इमाम बारगाह में धमाके से कम अज कम 31 अफराद हलाक, 170 से ज़ायद जख्मी. अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन कायम है और गैर रियासती गिरोह की मौजूदगी के हवाले से तशवीश बेबुनियाद है. दाइशी प्रोजे पर मौजूदियत और पटनज़ाइनों बांधे स्तरगी पिटे करी. पाकिस्तानी फौज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में 24 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए. बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में हालात मामूल पर, नोशकी में कशीदगी बरकरार. इलेक्शन से नाअहली का डर. भारत में बाप ने मोहब्बत करने वाली अपनी 6 साला बेटी को कत्ल कर दिया. మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే ఇద్దరు పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. पाकिस्तान के मैच खेलने से इनकार के बावजूद इंडियन टीम श्रीलंका क्यों जा रही है? जानिए, जंगों, त्योहारों और हवाई जहाज की तख्लीक का सबब बनने वाली पतंग कहां से आई? हाँ, आपको पतंग उड़ानी नहीं आती? आपने तो कभी बसंत भी नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में. जेनज़ीज़ होंगे ना. इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा. ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और इन मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास आराक्ची, जबकि अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं. ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पाई जाती है. ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत करना चाहता है और वो अपनी यूरेनियम अफजुदगी के हुकूक को बरकरार रखने पर जोर दे रहा है, जबकि अमेरिका चाहता है कि मुज़ाकरात का दायरा वसी हो और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इलाकाई हिमायत और दीगर सिक्योरिटी उमूर भी ज़ेरे बहस आएँ. ओमानी सालसी में ये मुज़ाकरात एक सिफारती कोशिश है ताकि बढ़ते हुए बहरान और मुमकिन फौजी तसादम के खतरात को रोका जा सके. अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे में ताल्लुकात इंतहाई तनाव का शिकार हैं, जिसमें सख्त बयानात, फौजी तैनातियाँ और मुबैना जौहरी मसाइल शामिल हैं. ईरान ने मुज़ाकरात का आगाज़ करते हुए कहा है कि वो इन मुज़ाकरात पर कायम है, लेकिन वो इसे सिर्फ जौहरी मामलात तक महदूद रखना चाहता है. दूसरी जानब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि बातचीत में वसी मसाइल शामिल करने की ज़रूरत है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की पेशरफ्त और नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये फैसला किया जा सके कि आया तेहरान के साथ कोई मुआहदा मुमकिन है या नहीं. व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट के मुताबिक सदर ट्रंप के लिए सिफारतकारी पहला ऑप्शन है, ताहम उनके पास दीगर रास्ते भी मौजूद हैं. Diplomacy moving forward. The president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal aside from diplomacy as the commander-in-chief. पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की इमाम बारगाह में होने वाले धमाके में कम अज कम 31 अफराद हलाक और 169 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं. पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका खुदकुश था. तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में 31 अफराद को मुर्दा हालत में लाया गया है. तर्जुमान के मुताबिक पिम्स पॉली क्लिनिक और CDA अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मियों के इलाज मुआवजे की निगरानी
نگرانی کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دھماکے کی جگہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی امام بارگاہ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کے فوری تعین کی ہدایت کی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ملک میں کسی بھی بیرونی یا غیر ریاستی گروہ کی موجودگی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن قائم ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان محفوظ ہے، یہاں کوئی بیرونی یا شدت پسند گروہ موجود نہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ داعش کو افغانستان میں شکست دے دی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نے پڑوسی ممالک میں ٹھکانے بنا لیے ہیں۔ ان کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ طالبان کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں داعش سمیت دیگر غیر ملکی گروہوں کی افغانستان میں موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کی سربراہ ناتالیہ گیرمین نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ میں داعش نے دنیا بھر میں دہشت گرد حملے کیے ہیں جن کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان، چین، امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کے نمائندوں نے افغانستان میں داعش کی شاخ خراسان کی موجودگی کو خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس تنظیم نے افغانستان میں متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار نے بھی کہا ہے کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد دہشت گرد گروہوں نے نئی جان پکڑ لی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے تقریباً 4 ماہ سے دہشت گردی خصوصاً تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سے متعلق خدشات کے باعث افغانستان کے ساتھ تجارت اور آمد و رفت روک دی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر اور ضلع اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 24 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق 4 اور 5 فروری کو خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ جھڑپوں میں انڈین حمایت یافتہ 24 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا، جس دوران شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر ایک اور آپریشن کیا۔ ضلع خیبر میں فائرنگ کے تبادلے میں مزید 10 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاقے میں دیگر شدت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے۔ کلیئرنس آپریشن کا مقصد باقی دہشت گرد عناصر کا مکمل خاتمہ ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی مہم کے تحت شدت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 12 شہروں میں 31 جنوری کو ہونے والے مسلح حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بیشتر علاقوں میں معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ میں ٹرین سروس دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، تاہم شہر کے متعدد علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب نوشکی اور اس کے گرد و نواح میں مسلح افراد کی موجودگی کے باعث رابطہ سڑکیں بدستور بند ہیں، جس کے نتیجے میں علاقے میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ شہری صورتحال کی بہتری کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیل محمد کاظم سے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جن شہروں میں مختلف مقامات پر کلعدم عسکریت پسند تنظیم BLA کی جانب سے جو حملے کیے گئے تھے، ان کے بعد سے نوشکی کے سوا باقی تمام شہروں میں معمولات زندگی معمول پر آ گئے ہیں۔ کوئٹہ سے آج 5 روز بعد ٹرین سروس بحال ہو گئی ہے، تاہم موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ کوئٹہ اور تفتان کے درمیان شاہراہ کے سوا باقی شاہراہوں پر ٹریفک بھی دن کے اوقات میں معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ باقی شہروں کے مقابلے میں نوشکی شہر میں نہ صرف عسکریت پسند 3 روز تک موجود رہے، بلکہ سرکاری حکام اور مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ نوشکی کے گرد و نواح میں اب بھی موجود ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے تاحال کوئٹہ اور تفتان کے درمیان جو شاہراہ ہے اس پہ ٹریفک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ کوئٹہ کی جانب سے نوشکی کے لیے ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے
नोशकी और गिरदोनवा के इलाकों में खुराकी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। नोशकी के मुकामी लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि खुराकी अशिया की किल्लत की वजह से जो बुनियादी अशिया है उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे और खुराकी अशिया की किल्लत की वजह से उनकी मुश्किलात अभी तक बरकरार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान फ़ौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के हवाले से एक बयान जारी किया गया है। ISPR के बयान के मुताबिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 22 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं, जबकि 36 आम शहरियों की भी हलाकत हुई है। ISPR के बयान में कहा गया है कि 29 जनवरी से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 216 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। इसी तरह कलदम BLA की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जानी और माली हवाले से बड़े पैमाने पर नुकसान से दोचार किया गया है। ताहम जो आज़ाद ज़राए हैं उनसे अब तक दोनों फरीकैन की इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने गांव की पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए मुबैना तौर पर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। पदुरंगा नामी इस शख्स के 3 बच्चे थे और महाराष्ट्र में नाफिज इंतखाबी कवायद के मुताबिक जिस शख्स के 2 से ज्यादा बच्चे हों वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन पदुरंगा ने अपनी बेटी को महाराष्ट्र में कत्ल नहीं किया क्योंकि इसे डर था कि ऐसा करने से वो पकड़ा जा सकता है। 6 साला प्राची की लाश महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत तेलंगाना में वाक़ निजाम सागर नहर में मिली थी। निजामाबाद पुलिस का कहना है कि 6 साला प्राचा को उनके वालिद तेलंगाना लाए और कत्ल कर दिया। इस बच्चे की लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था और तफ्तीश के लिए 3 तहकीकाती टीमें बनाई गई थीं। 2 फरवरी को पुलिस ने मीडिया को इस बच्ची की लाश बरामद होने की इतला दी, जिसके बाद उनकी तस्वीर मीडिया पर चलने लगी ताकि उसके रिश्तेदारों को ढूंढा जा सके। निजामाबाद पुलिस के एक कांस्टेबल सुधीर ने इस बच्ची की एक तस्वीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी और ये तस्वीर महाराष्ट्र के मुखर्जी तालुका में मौजूद प्राची के कुछ रिश्तेदारों ने भी देखी और उसे पहचान लिया। पुलिस का कहना है कि पदौरंगा की गांव में नाई की दुकान है और उसके 3 बच्चे थे। महाराष्ट्र भर में पंचायत के इंतखाबात रवां बरस होने हैं। इस इलाके की पंचायत के साबिक सरबरा गणेश शिंदे नए इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे और इसीलिए उन्होंने पदौरंगा को इंतखाबात में उतारने का फैसला किया। निजामाबाद पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर विजय बाबू ने BBC को बताया कि गणेश इंतखाबात नहीं लड़ सकता था और वो चाहता था कि कोई ऐसा शख्स इलेक्शन लड़े जो उनके काबू में हो, इसीलिए उसने पदौरंगा को इलेक्शन लड़ने के लिए कायल किया। पुलिस का कहना है कि पदौरंगा को डर था कि वो 3 बच्चों के होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने अपनी एक औलाद को मारने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक पदौरंगा ने अपने एक बच्चे को लेपालिक साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन सख्त कवानीन के सबब उसकी ये कोशिश नाकाम रही। वो अपने बेटे को लेपालिक साबित करना चाहता था और इसलिए पुणे कॉरपोरेशन के दफ्तर भी गया, लेकिन चूंकि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बाप का नाम पदौरंगा दर्ज था, इसलिए ये कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि इस शख्स ने सोचा कि अगर वो प्राची को कत्ल कर देगा तो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि प्राची अपने बाप पदौरंगा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अपने बाप के साथ फौरन चली जाती और उसकी हर बात पर अमल करती, जबकि उसकी दूसरी बेटी ज्यादा वक्त अपनी मां के साथ गुजारती थी। पदौरंगा अपने बेटे को कत्ल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इसे अपना वारिस समझता था। निजामाबाद पुलिस के कमिश्नर ने तस्दीक की है कि गणेश शिंदे को भी इस कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే 2 పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. అయితే ఈ పాండురంగన్ అతనికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లయినా ఒక పిల్లని తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు పోటీ పడే అవకాశం ఉందనే దాంట్లో सियासी कशीदगी और पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने के ऐलान के बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जा रही है, क्योंकि ICC के कवानीन के तहत हर टीम को शेड्यूल के मुताबिक मैच के मुकाम पर मौजूद होना लाजिम है। इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव के मुताबिक इंडिया ने मैच खेलने से इनकार नहीं किया। फिक्सचर ICC ने दिया है और हुकूमत ने न्यूट्रल वेन्यू की इजाजत दी है, इसलिए टीम कोलंबो का सफर करेगी। कवायद के मुताबिक अगर पाकिस्तान मैच खेलने से इनकार करता है तो इसे मैच फॉरफिट करना पड़ेगा और इंडिया को पूरे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जबकि पाकिस्तान
पॉइंट्स और नेट रन रेट दोनों से महरूम हो जाएगा। कवायद के मुताबिक पाकिस्तान के फैसले का बराह रास्त असर पॉइंट्स टेबल पर पड़ेगा, जहां हर मैच के पॉइंट्स सेमीफाइनल की राह का तयन करते हैं। मजीद बरा इस बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान मैच क्यों नहीं खेल रहा और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल के दोबारा होने का खतरा टीवी हुकूक के सौदों को मुतासिर करेगा, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच जो ज्यादा आमदनी वाले मुकाबले होते हैं। गुज़िश्ता साल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देखा। आईसीसी कवानीन ये भी वाज़ेह करते हैं कि अगर एक टीम इनकार करे और दूसरी टीम मुकाम पर मौजूद हो तो गैर हाजिर टीम की हार मानी जाती है। इसी वजह से इंडियन टीम श्रीलंका जाकर तैयारी और रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करेगी ताकि किसी भी सूरत में इसे जिम्मेदार करार ना दिया जा सके। उधर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड को खत लिखकर इंडिया के साथ ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। श्रीलंका क्रिकेट के नायब सदर ने बीबीसी को तस्दीक की कि एसएल क्रिकेट ने पीसीबी को एक खत भेजा है ताकि इंडिया के साथ खेलने के फैसले पर नजरसानी की जा सके। श्रीलंका ने कहा है कि इस फैसले के नतीजे में उसे भारी मुआशी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ ना खेलने के असरात पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। T20 वर्ल्ड कप के मुआहदे की एक शिक के हवाले से बातचीत भी जारी है जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को एक अहम जुर्माने से बचा सकती है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को 2 दहाइयों बाद बसंत का मेला मनाया जा रहा है। इस मेले की इजाज़त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दी, मगर साथ ही उन्होंने मुताद्दिद शराइत भी रखी ताकि ये मेला किसी के लिए वबाल जान ना बने। इंडिया में बसंत का ये मेला, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। गुज़िश्ता माह भी इंडिया के बेशतर हिस्सों में पतंगबाजी का जश्न मनाया गया और आसमान रंगों से भर गया। इंडिया के शहर अहमदाबाद में इस बरस का बैनुल-अक़वामी पतंग मेला 10 से 14 जनवरी तक मुनक़द हुआ, जिसमें रूस, यूक्रेन, इसराइल, उर्दन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया समेत 50 ममालिक के 135 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। शुरुका की सबसे बड़ी तादाद चिली, कोलंबिया और जनूबी कोरिया से आई थी। इसका मतलब यह है कि पतंगबाजी का जोश इंडिया में उतना ही मजबूत है जितना कि दुनिया के कई दूसरे ममालिक में है। पतंग को आलमी जंगों से लेकर हवाई जहाज़ों की तरक्की तक हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता रहा है। फिलहाल पतंगों को तफरीह की एक शक्ल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसकी तारीख बताती है कि पतंग की कितनी अहमियत थी और इसकी वजह से कितनी बड़ी बड़ी इजादात हुई। शायरों ने पतंगों की आज़ाद परवाज से लेकर उनकी तारों तक के मुतल्लक बेशुमार नज़में लिखी हैं। ख्याल किया जाता है कि शायद मकर संक्रांति एक मजहबी त्यौहार हो सकता है, मगर पतंगबाजी एक आम रिवाज है। पतंगबाजी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद नहीं है, दुनिया के कई ममालिक में पतंगबाजी का रिवाज है। माहिरीन के मुताबिक पतंग की इब्तिदा चीन से हुई, जहां 200 कबल मसीह के तहरीरी शवाहिद मिलते हैं। वक्त के साथ पतंगे एशिया, मशरक़ वस्ता और बरे सगीर तक पहुंची। मुगल दौर की पेंटिंग्स इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में पतंगबाजी कम अज कम 500 साल पुरानी रिवायत है। तारीख बताती है कि पतंगे सिर्फ तफरी नहीं रही, बल्कि जंगों, पैगाम रसानी और हत्ता के हवाई जहाज की ऐजाद में भी इसका किरदार रहा। राइट बिरादरान और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे मुहज्जिदों ने पतंगों से हासिल होने वाले तजर्बात को हवाबाजी की बुनियाद बनाया। अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज के मुहज्जिद राइट बिरादरान पतंग उड़ाने में बहुत माहिर थे। पतंगबाजी से ही उन्हें हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया था। एक दिन कटी हाक में पतंग उड़ाते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया कि पतंग में इतनी कुव्वत थी कि वो एक इंसान को जमीन से हल्का सा ऊपर उठा सकती थी। अगस्त 1899 में उन्होंने एक बाईप्लेन पतंग बनाई। उन्होंने दरियाफ्त किया कि पतंग के चारों कोनों से जुड़ी 4 तारों को मुख्तलिफ तरीके से खींचकर पतंग के परों को भी इसी तरह मोड़ा जा सकता है जिस तरह परिंदे उड़ते हैं। फिर सन 1901 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी टेट्राहेड्रल पतंग का पहला प्रोटोटाइप बनाया। ये खास तौर पर मजबूत पतंग थी। उन्होंने कई छोटी पतंगों को जोड़कर एक बड़ी पतंग बनाई। ग्राहम बेल की इस टेट्राहेड्रल पतंग ने बाद में 228 पाउंड यानी तकरीबन 130 किलो वजन उठाया। यूं बसंत और पतंगबाजी न सिर्फ एक त्यौहार बल्कि इंसानी तारीख, सकाफत और साइंसी तरक्की की अलामत भी रही। पतंगबाजी अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि एक मुकम्मल सकाफत बन चुका है जिसकी अपनी इस्तिलाहात, रिवायात और अंदाज हैं। पतंगबाजी की इस्तिलाहात जानने के लिए देखिए तुरब असगर और फुरकान इलाही की ये खसूसी रिपोर्ट जो बसंत की इस अनोखी लुगत से पर्दा उठाती है।
आपको पतंग उड़ानी नहीं आती? आपने तो कभी बसंत भी नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में। जेनजीज होंगे ना। पतंगबाजी तो एक आर्ट है, एक स्किल है। ये वो बहस है जो सोशल मीडिया पे नौजवानों और उन लोगों के दरमियान चल रही है जो कि पतंगबाजी करते रहे हैं। बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में शायद आप भी ना जानते हो जो पतंगबाजी से मुंसलिक हैं। हमने उन लोगों से बात की जो पतंग खरीदने आए थे और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज उनसे पूछी और उसके मतलब जानने की कोशिश की। कन्नी क्या होता है? कन्नी वो होती है जब कोई अगर अनप्रोफेशनल गुड्डी उड़ाना चाहता है तो जाहिर सी बात अपना दोस्त यार पकड़ेगा, इसको कहेगा भाई ये गुड्डी पकड़, दूर जा और मुझे कन्नी दे दे। या कन्नी एक वो भी होती है जो गुड्डी को बांधी जाती है अगर वो लेफ्ट राइट ज्यादा इधर उधर हो जाए। कन्नी जब गुड्डा कोई ऐसे पकड़ता है और आप लेफ्ट होता है। तुनका होता है गुड्डे को उठाने के लिए, यहाँ डोर को टाइट करने के लिए। ये आपका तुनका, ठीक है? ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि गुड्डी को डोर को प्रेशर मिले। तलाव में होता क्या है? तलाव में एक यहाँ पे डलती है और एक यहाँ पे। कैसे डालते हैं? बीच में से स्टिक से सुराख करके फिर उसको जोर से डालते हैं। तो फिर उसके बाद तलाव में बैलेंस होनी चाहिए ताकि गुड्डा सही तरह उड़े। दम वो होता है कि जब आपका गुड्डा नीचे जा रहा है, यानी कि डोर को ढील छोड़ के डोर को दम दिया जाता है ताकि आपकी गुड्डी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। ये होता है कि आपने ढील छोड़नी होती है जब आपका पेचा लगे किसी के साथ, पेचा लंबा ले जाने के लिए। वरना अगर किसी के साथ जल्दबाजी है तो उसे डायरेक्ट मारते हैं। यही होता है। पर कपड़े की टेप होती थी वो हमारी 5 उंगलियों पे चढ़ी होती थी, वही होता था। उसके बाद आफ्टर शेव या परफ्यूम। चब क्या होता है? ये वो पापा से पूछे, मेरे पापा के पास होता है जिसको यानी कि चब क्या होता है? सर के ऊपर के इसे चप कहते हैं। ये इसे चप कहते हैं। जो तुनका जो होता है फिर हाथ खींचना होता है। ये चीजें तकनीक है इसकी। ये तकनीक है जो पतंगबाज है ना उसे इन तकनीक का पता होना चाहिए। तराई डालना, चप लगाना, कन्नी बांधना। चेपियाँ कैसी चेपी वाला दौर जो हम 90s के किड है ना, वो आप उनसे जो आप अगर किसी 2000 के किड्स को पूछेंगे या 2000 आफ्टर वाले किड्स को पूछेंगे, उनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। चेपियाँ लगती होती थी, देखी है कभी इस पे लगी? नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं इसी जनरेशन का हूँ। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।